हर्षवर्धन जी, जो यहाँ पर आशुतोष जी कह रहे हैं, ठीक है आशुतोष लोगों के साथ, ठीक है मैं आती हूँ आपके पास फिर से। हर्षवर्धन जी, जो यहाँ पर आशुतोष कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो इस तरह की साजिशें होती हैं उन्हें राजनीतिक संरक्षण तो मिला होता है, और लोग भी हमारे सर्वे में कह रहे हैं कि 57% लोगों का मानना है कि साजिश थी और उसी के तहत सब कुछ हुआ है। एक निश्चित तौर पर साजिश थी, और मैंने तो पहले शुरुआत में कहा कि ये प्रशासन नकारा था, लेकिन उसी प्रशासन में बहुत से लोगों ने अच्छा काम किया है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह की बड़ी तारीफ हो रही है। अब सवाल ये कि इसमें कपिल मिश्रा कहां से आ गए, उनका भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष बनना कहां से आ गया, क्या कपिल मिश्रा इससे कहीं दूर दूर तक जुड़े हैं? लेकिन जब ऐसी चर्चा होती है तो मुद्दे से हम भटकते हैं। जब ऐसी चर्चा होती है कि संजय दत्त का हथियार याद आता है तो फिर भटकते हैं। वो टाडा का मामला था, आतंकवाद का मामला था, और अगर किसी के भी पास अपना लाइसेंसी असलहा है और उसकी जान पर बन आए तो वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन उस इलाके में जो घटना हुई, उस घटना के लिए हरियाणा सरकार से जवाबदेही तय की जानी चाहिए, और अगर गिरफ्तारी हो रही है तो उसमें जो भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं वो बचने न पाए, ये तय होना चाहिए। कपिल मिश्रा का उपाध्यक्ष बनना इससे कहीं दूर दूर तक लेना नहीं है, और हाल के दिनों में कोई ऐसी घटना याद नहीं आती। कपिल मिश्रा अगर नेता के तौर पर कोई लड़ाई लड़ते हैं, कहीं खड़े होते हैं, दिल्ली के भी दंगे में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। जिस वीडियो को आधा अधूरा काट कर कई जो फर्जी फैक्ट चेकर से वो चलाते हैं, मुझे लगता है ये भी एक बहुत गलत तरीका है। संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा गलत तरीके से ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ पर। फिर सिद्धार्थ जी के पास आती हूँ। अगर 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 विधानसभा के पटल पर मामन खां का दिया गया बयान प्रोवोकेटिव है दंगों के लिए, तो कपिल मिश्रा का नॉर्थ ईस्ट में दंगे के समय दिया गया बयान उससे ज्यादा प्रोवोकेटिव है। मैं इसलिए कह रहा हूं, और उसको लेकर उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, जो आदमी हथियार गन लेके दिखाई पड़ रहा था वो बिल्कुल सेल्फ डिफेंस में नहीं दिखाई पड़ रहा था, वो गोलियां चला रहा था लोगों के ऊपर, वो वाहवाही लूट रहा था वहां बैठ के। तो कृपया करके लोगों को गुमराह करने का काम नहीं करना है। तीसरी बात, संजय दत्त के ऊपर शुरू में टाडा लगा था, लेकिन बाद में उनको जेल जाना पड़ा था आर्म्स एक्ट के तहत, और 2 साल वो जेल रहे। ये पता करना चाहिए कि जो आदमी स्टेन गन लेके चला रहा था उसके पास आर्म्स लाइसेंस है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आप लोग गोल घुमा रहे हैं क्या? और अब भरोसा लोग कैसे करेंगे आप लोगों पे? क्योंकि हरियाणा में जो कुछ हुआ उसके बाद आपको लगता है पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा हो पाएगा लोगों को? नहीं शिरीन जी, मैं पहले जवाब भी देना चाहूंगा जो आशुतोष जी ने जो बोला। देखिए आशुतोष जी जितनी भी कोशिश कर लें मामन खान को बचाने की, वो बचा नहीं पाएंगे। दोनों चीजों का कोई कंपैरिजन नहीं है। वो वहां के लोकल विधायक है, मामन खान जिस जिले में हुआ है वहां के विधायक हैं, उनका प्रभाव है वहां पर। जो आरोपी हैं वो मामन खान के करीबी हैं, उस पर जांच पुलिस कर रही है। आप दोनों चीजों को कंपैरिजन करके अगर एक चीज को धुंधला करना चाहे तो ये एक बहुत विफल प्रयास है। पुलिस की जिम्मेदारी, वक्त रहते कार्रवाई करते, आप मामन खान के खिलाफ ही कार्रवाई कर लेते। जी शिरीन जी यही तो मैं कह रहा हूं। शिरीन जी बिल्कुल पुलिस की जिम्मेदारी, इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी है। हमारे हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री वहां पर खुद गए, पूरी एक चीज का मुआयना किया जा रहा है। पर मेरा आपसे एक निवेदन है, मेरा नहीं बिल्कुल नहीं, मैं शिरीन जी एक निवेदन आपसे करता हूं, आपको जैसा कहना है कहिए, पर कोई भी जिम्मेदारी तय करते हुए आप ऐसे नेताओं को फ्री पास नहीं दे सकते हैं। हम नहीं दे सकते एक अबू आजमी को देश में एक फ्री पास, हम मामन खान को फ्री पास नहीं दे सकते। ये नॉर्मलाइज नहीं हो सकता कि विधानसभा में चुने हुए ऐसे विधायक आने वाले, कोई अमानतुल्लाह खान कहीं से निकल जाता है, कोई ओवैसी कहीं से निकल जाता है, और वो निकल कर कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो और मैं देश को बता दूंगा। कोई मामन खान कहता है कि मैं प्याज से फोड़ दूंगा, कोई अबू आजमी कहता है हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम देश के आगे नहीं झुकेंगे। ऐसे लोगों को फ्री पास नहीं दिया जा सकता, ये नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता। ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये चुने हुए लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से आ रहे हैं, इन पर भी उतनी ही जिम्मेवारी और उतनी जवाबदेही इनकी तय करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, अभी हमारी कांग्रेस की साथी कह रही थी इंडिया की प्रेस्टीज के बारे में, इंडिया की बड़ी प्रेस्टीज पर बड़ा क्वेश्चन उठा, G20 में लोग आने पे प्रश्न उठा रहे। मैं 10 सेकंड ले रहा हूं, आखिरी महिमा जी के 10 सेकंड लूंगा, और उन्हें बड़े प्रेस्टीज पर बात करी। मेरा तो प्रश्न बस इतना है कि क्या भारत की प्रेस्टीज तब बढ़ती है जब राहुल गांधी कैम्ब्रिज में जाकर के कहते हैं कि जब मैं कश्मीर की यात्रा कर रहा था तब आतंकवादियों ने मेरे से आंख मिलाई पर हुआ कुछ नहीं, या तब बढ़ती है जब 30 जनवरी को उन्होंने कश्मीर में खड़े होकर के बोला था भाषण में कि मुझे यहाँ की महिलाओं ने आकर के बताया कि यहाँ पर उनका रेप हुआ और उसका कोई सबूत दिल्ली पुलिस को नहीं दिया। तो ये प्रेस्टीज की कौन सी बात है? ये सारी बेतुकी बातें जो कही जा रही हैं। दूसरे ट्रैक पर मत लेकर जाइए। महिमा जी, क्या ये जिम्मेदारी किसी जनप्रतिनिधि की नहीं है कि वो जो बोल रहा है, जो वो बयान दे रहा है, अगर वो विधानसभा में खड़े होकर बयान दे रहा है तो उसका असर किस तरीके से होगा? या फिर मालूम होते हुए इस तरह के बयान दिए जाते हैं क्योंकि राजनीति सबसे ऊपर हो जाती है? बिल्कुल बहुत उचित बात है शिरीन जी। विधानसभा में ही क्यों,
जब लोकसभा में जनप्रतिनिधि खड़े होकर के ये बोलते हैं तुम्हारे घर ईडी ना आ जाए, ये जिम्मेदारी तो तब भी है। मीनाक्षी लेखी का पिछले हफ्ते का ही बयान है, बहुत पुराना नहीं है। तो इसलिए इस सरकार के उत्तरदायित्व के अंदर ये उसका दायरा यहाँ भी आता है कि अपने प्रतिनिधियों की बात करें। इनसे पूछिए जरा कि वो उचित बात थी क्या मीनाक्षी लेखी ने कहा। इनसे पूछिए जरा कि गोली मारो सालों को बोलना उचित बात है क्या। प्रज्ञा तो अगर वो दोनों उचित है तो फिर मामन खान भी उचित हो जाते हैं। प्रज्ञा का ये कैसी बात उचित है क्या। महिमा जी, लोगों ने जो कहा उसका जवाब दीजिए ना। मैं कह रही हूँ सिद्धार्थ यादव को भूल जाइए, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों की राय पर अपनी बात रखिए। आपने शिरीन जी, आपने जनप्रतिनिधि की बात पूछी, मैंने आपसे पूछा ये क्या कहना संसद के अंदर कि तुम्हारे घर ईडी ना आ जाए, धमकाना दूसरे जनप्रतिनिधियों को उचित है क्या। और उस पार्टी के प्रवक्ताओं का चेहरा है क्या इस लायक कि वो यहाँ बैठकर जनप्रतिनिधियों को कैसी बात करनी चाहिए ये बोले। जिस पार्टी के नेता उसका जवाब देने के लिए सिद्धार्थ जी है मीनाक्षी लेखी ने जो मामन खान पर तो आप जवाब देंगी ना महिमा जी। अपने आपको भारतीय कहने पर उनका जमीर ये इजाजत देता है कि वो ऐसी बात पूछे। हमारे प्रधानमंत्री विदेश में जाकर बोला करते थे कि भारतीय कहलाने पर शर्म आती थी। मैं कह रही हूँ लोगों को ऐसा लग रहा है, लोगों को ऐसा लग रहा है मामन खान का नाम लेने वाले 31% हैं। आप जनता की तो बात करेंगी ना। मैं मिलती हूँ शिरीन जी, आपका सैंपल साइज मैं नहीं जानती। मैं जिन लोगों से दिन रात मिलती हूँ और अभी प्रभावित क्षेत्रों में भी होकर आई हूँ, मेरी जानकारी में लोगों को ये लग रहा है भाजपा सरकार ने, इस निकम्मी सरकार ने उनको फेल कर दिया है, उनके अधिकारों का हनन किया है, उनकी सुरक्षा करने में रक्षक भक्षक बन गया है। ये लगता है लोगों को हरियाणा के अंदर, क्योंकि हरियाणा के 75 साल के 47 से लेकर आज तक के इतिहास में और हरियाणा बनने के बाद से आज तक हरियाणा में सांप्रदायिक हिंसा का नाम भी नहीं था। उस हरियाणा के अंदर लोग आज डरे हुए हैं, सांप्रदायिक सोच यहाँ बोधी है। आप थोड़ी देर पहले पूछ रही थी ना, कांग्रेस की सरकारों में यहाँ कभी हिंसा नहीं हुई, 2014 से पहले यहाँ हिंसा नहीं हुई। ये हरित प्रदेश है, इसे रक्त रंजित करने का काम भाजपा ने किया है, शर्म आनी चाहिए उनको। ठीक है, चलिए इस पर बात आगे करेंगे, लेकिन जल्दी से पहले अगला सवाल ले लेते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।